नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हमें महाराष्ट्र में रायगढ़ में देखने को मिली थी। यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ था और जानना ये होगा कि ये जो लैंडस्लाइड है ये एक नेचुरल डिजास्टर थी या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे कारण है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई इंसान की एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पर ऐसा कुछ हादसा हुआ है। और ये जो पूरा वाकया हुआ, इसके बाद यहां पर फोकस शिफ्ट हो गया है दोबारा से दो ऐसी कमिटीज का जिनकी रिपोर्ट 2011 और 12 में आई थी। एक माधव गदगिल और एक के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। और एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट और खासतौर पर जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा न्यूज के अंदर बना हुआ है और इंपॉर्टेंट कमिटीज की रिकमेंडेशंस भी अगर उस पर आई हुई हैं तो यहां पर बहुत जरूरी हो जाती है इस तरह की न्यूज को जानना। और यहां पर हम जानेंगे कि इन कमिटीज ने किस चीज की बात की थी और ये पूरा मामला आखिर क्या है। तो यहां पर बात करते हैं, अगर प्रीलिम्स अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 2019 के अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन यहां पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट किसके ऊपर? यहां पर लैंडस्लाइड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा। लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 2019 के मेंस में। और अगर 2016 के प्रीलिम्स की बात करें तो आपको गदगिल रिपोर्ट और के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट दोनों पे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। और ऐसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कमिटीज की रिकमेंडेशंस रिपोर्ट्स को आप मेंस में, पेपर्स में, एसेज में आप वहां पर कोट कर सकते हैं, तो वो आपको एज दिलाती हैं। तो जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन में ये पूरा टॉपिक कवर होगा। और इस वीडियो को देखते देखते आपको चीज समझ आएंगी कि जिन मुद्दों पर हमारा पॉइंट डिस्कशन होगा, जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा, वो चीजें आपको समझ आएगी। जैसे कि यहाँ पर कि भाई वेस्टर्न घाट्स जो है इसके अंदर लैंडस्लाइड आखिर आते हैं, क्यों आते हैं, और वेस्टर्न घाट्स क्या है, इसमें लैंडस्लाइड क्यों आते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है उनकी रिकमेंडेशन क्या है लैंडस्लाइड्स और बाकी इन चीजों को लेकर। उसके अलावा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, ये चीज आपको समझ आएगी। साथ ही में आपको ये पता चलेगा कि प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है वेस्टर्न घाट्स के जो इकोलॉजी है उसकी सेंसिटिविटी को लेकर, और जो रिपोर्ट्स आई थी इन रिपोर्ट्स पे सरकार का क्या अब स्टैंड है, और किस तरह से वेस्टर्न घाट्स की जो पूरी इकोलॉजी है इस पर अभी क्या प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे जिसका मैं आपको वीडियो के एंड में जवाब दूंगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके इसका जवाब देंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज ऑल्सो नोन एज द एलिफेंट माउंटेन्स। एलिफेंट माउंटेन्स कौन सी माउंटेन रेंज को कहा जाता है जो कि वेस्टर्न घाट में स्थित है? तो यहां पर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। ये जो न्यूज है ये वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड हुआ है रायगढ़ में ये वेस्टर्न घाट्स के एरिया में हुआ है। वेस्टर्न घाट्स आखिर है क्या? दरअसल आप देखेंगे अगर भारत को, तो भारत का ये जो पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय जो पार्ट है इसके अंदर आपको वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न कोस्ट के साथ में कुछ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे चलती हुई नजर आएंगी। जो भारत के पश्चिम तट पर है इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, और जो भारत के ईस्टर्न यानी कि पूर्वी कोस्ट पर है उसको कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो अभी यहां पर हम इस वेस्टर्न घाट वाले ये जो माउंटेन रेंज है भारत के तट रेखा के साथ साथ पैरेलल चलती है भारत के वेस्टर्न कोस्ट के साथ, इसके ऊपर बात करेंगे, इसके एनवायरनमेंट और इसकी इकोलॉजी को यहां पर देखेंगे। तो कहता है कि वेस्टर्न घाट्स जो है इसको सह्याद्री हिल्स के नाम से या रेंज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के गुजरात से महाराष्ट्र और केरला तक ये पहुंचती है। और साथ में बात करें इसके अंदर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंपॉर्टेंट रिच फ्लोरा फौना आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर इसे सहाय पर्वतम भी कहा जाता है। कहां? केरला के अंदर। तो आप वेस्टर्न घाट्स को देख सकते हैं, इस तरह से आपको दिखेगा, लगभग गुजरात तक पहुंचता है, महाराष्ट्र से होता हुआ पूरा केरला तक। ये एक माउंटेन रेंज है जो कि इकोलॉजिकली पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट जीव जंतु और पेड़ पौधे यहां पर देखने को मिलते हैं, घने जंगल भी यहां पर देखने को मिलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा ये पूरी दुनिया में जो एनवायरमेंट की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं उनको हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। 8
हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया के अंदर, 8 है हॉटस्पॉट्स में से एक हॉटस्पॉट आपको कौन मिलेगा, एक हॉटस्पॉट आपको वेस्टर्न घाट भी उनमें से एक हॉटस्पॉट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, प्लस ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो इस एरिया के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर कुछ नदियां भी आपको मिलेंगी, कितनी सारी आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग नदियां आपको यहाँ पर दिखेंगी, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग नदियां दिखेंगी। तो नदियों पानी के लिहाज से, ठीक है, उसके अलावा एनवायरनमेंट की अगर बात करें, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एरिया हो जाता है। ठीक है, तो वाटर रिसोर्स के नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर 325 ग्लोबली थ्रेटेंड, पूरी दुनिया में जो स्पीशीज जो खतरे में है जानवरों की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 325 के करीब। और यहाँ पर 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेंगे, 13 नेशनल पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समस्या ये है कि अभी लैंडस्लाइड आया है और वेस्टर्न घाट्स के अंदर लैंडस्लाइड जो है आते रहते हैं। कितने आते हैं, क्यों आते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम के लिए, 100% 200% इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भाई भारत के अंदर लगभग 12% एरिया जो है लैंडस्लाइड प्रोन है, यानी कि उस पर खतरा है कि लैंडस्लाइड आ सकता है। और भारत जो है टॉप 5 जो लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज है, यानी कि जिन कंट्रियों में लैंडस्लाइड का भूस्खलन का खतरा बना रहता है, भारत उन टॉप 5 कंट्रियों के अंदर आता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है भारत के अंदर लैंडस्लाइड आने का, वो है रेनफॉल जो पैटर्न है उसके अंदर जो बदलाव होता है, वेरिएबिलिटी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। और अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज से पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी मानसून के समय पर काफी चेंज हुआ है। एक्सट्रीम इवेंट्स ऑफ रेनफॉल हमें देखने को मिलते हैं और इस वजह से आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड भी आपको हिमालयाज में और वेस्टर्न घाट्स में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो रेनफॉल के अंदर जो पैटर्न वेरिएबिलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स दोनों में ही लैंडस्लाइड आते हैं। कहता है कि जितने भी लैंडस्लाइड्स आते हैं उसमें से 66% लैंडस्लाइड आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज में देखने को मिलेंगे, 18% लैंडस्लाइड आपको हिमालयाज के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे और 14% लैंडस्लाइड, टोटल लैंडस्लाइड के आपको कहां पर, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं। यानी कि एक मेजर पोर्शन ऑफ जो लैंडस्लाइड्स है वो आपको वेस्टर्न घाट्स में 14% देखने को मिलेगा। ये डेटा को याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखेंगे 14%। और 12% पूरी कंट्री जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे भारत का कितना हिस्सा फ्लड प्रोन है, कितने हिस्से में भारत में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो 2018 में केरला में जब बाढ़ आई थी तब लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। आप देखिए 2018 में लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स कितने हैं, 5000 से भी ज्यादा। तो ये जो पूरी इकोलॉजी है बहुत सेंसिटिव है, इसके ऊपर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर ये जो भूकंप, ये जो लैंडस्लाइड आया है, इसमें लगभग 16 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन अगर बात करें यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, प्रीलिम से भी जुड़ा हुआ है और मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2023 मार्च के अंदर इसरो ने लैंडस्लाइड एटलस भारत का लॉन्च किया था। तो लैंडस्लाइड एटलस जब लॉन्च हुआ है तो इसको देखते हैं कि भारत में कहां कहां पर कितना लैंडस्लाइड आ सकता है और किस एरिया में कितना खतरा है। तो अगर आप देखेंगे लैंडस्लाइड कहां पर, यहां पर हिमालयाज में, और इस पूरे हिमालयाज रेंज इसमें भी यहां पर आ सकता है। उसके अलावा अगर यहां बात करें वेस्टर्न घाट्स में भी लैंडस्लाइड का खतरा साफ साफ एटलस में देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर बात करें हाईएस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह है वो कौन सी है, कुछ रीजन आपको रेड कलर के हिमालयाज में दिखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, और उसके अलावा आपको उत्तराखंड के एरिया में कुछ यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहां पर ईस्टर्न साइड के अंदर माउंटेन रेंजेस में, यहां पर हमें कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क वाला एरिया नहीं दिखता है। लेकिन आप देखें अगर सरप्राइजिंगली आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर एक्सट्रीम रिस्क वाले एरियाज देखने को मिलते हैं केरला की साइड। कोई डाउट नहीं है कि केरला के अंदर क्यों 2018 की बाढ़ के बाद इतने लैंडस्लाइड्स आए थे, क्योंकि एक्सट्रीम जो खतरे वाले एरियाज हैं वो आपको केरला में दिखेंगे। महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं पूरा ये एरिया ही लैंडस्लाइड प्रोन है। ठीक है, तो हम आपको मैप से अंदाजा रहेगा कि आप ऐसे बता सकते हैं, रेफरेंस देके मेंस के कभी भी एग्जाम की बात करें तो आप कह सकते हैं इसरो के एटलस, जो लैंडस्लाइड एटलस इसरो ने लॉन्च किया था, उसके अकॉर्डिंग केरला के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है। तो आप उसमें ऑथेंटिसिटी डाल सकते हैं क्वेश्चन में।
अब कहता है कि लैंडस्लाइड के कारण क्या है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। भाई हिमालयाज में तो समझ आते हैं कि हिमालयाज क्या है, वहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, लगातार टक्कर चल रही है दो प्लेट्स की, और टेक्टोनिकली एक एक्टिव एरिया है, भूकंप आते रहते हैं। तो वहां पर समझ आता है कि भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड आ जाएगा, और बारिश के कारणों की वजह से तो आता ही है। और अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें, यहां पर क्या कारण है, कहता है यहां पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहां पर लैंड मास स्टेबल है, भूकंप की वजह से तो नहीं आ सकता। तो यहां पर सबसे ज्यादा कारण है कि माइनिंग एक्टिविटीज जो होती है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, इकोलॉजी को नुकसान करने वाले जितने भी मैन मेड काम होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, विंड मिल प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं, ये सभी चीजें कारण है कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर लैंडस्लाइड्स आते हैं। यानी कि वेस्टर्न घाट्स का लैंडस्लाइड जो है हमारे हाथ में है कंट्रोल करना, अगर इंसान की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2010 के अंदर यहां पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था माधव गदगिल जी के अंडर, और इसने रिकमेंडेशन दी थी 552 पेजेस की कि भाई हम कैसे इकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो इन्होंने कहा कि पूरे एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए वेस्टर्न घाट्स को, साथ में इसके अंदर 64% एरिया को बांटा जाए किसके अंदर, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स के अंदर। ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3 इस तरह से कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, और 64% एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर डाल दिया जाए। और जैसे माइनिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, थर्मल पावर प्लांट, ये सब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसके अलावा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की तरह, तो यहां पर इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाए। उसके अलावा ऑल जोन्स के अंदर मॉडिफाइड क्रॉप्स बिल्कुल बैन कर दी जाए, कहीं पर भी मॉडिफाइड क्रॉप बिल्कुल इस्तेमाल ना हो वेस्टर्न घाट्स के अंदर। साथ ही में नए हिल स्टेशन बनाना है, ये जो प्रोसेस है इसको भी शुरू ना किया जाए और नए हिल स्टेशन ना बनाए जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो कमर्शियल क्रॉप्स है उनको भी बैन किया जाए। आप जानते हैं कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉफी, रबड़, कार्डमम, ठीक है, बनाना, ये सब क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स। और आप इन रिकमेंडेशन का अगर आप देखें, इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने लगे तो यहाँ पर ज़रूरी में यहाँ पर निश्चित ही है कि भाई यहाँ पर लाइवलीहुड का नुकसान हो सकता है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न था। इसीलिए कुछ स्टेट्स ने और बाकी जो स्टेक होल्डर थे, जैसे बाकी अगर केरला की बात करें तो केरला ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई थी कि भाई हमारे राज्य के अंदर जो है लाइवलीहुड को नुकसान होगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ है इकोनॉमी की, उसमें नुकसान होगा। तो इसीलिए इसकी जो रिपोर्ट के ऊपर सहमति नहीं बन पाई और इंप्लीमेंटेशन इस रिपोर्ट का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। और 2012 के अंदर एक और नई कमेटी बनाई गई, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो कि फॉर्मर इसरो चीफ थे, इनके अंडर। अब इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसके तहत यहां पर 64% एरिया जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन करने की बात कही थी। किसने? गदगिल रिपोर्ट ने। के कस्तूरीरंगन ने कहा कि यहां पर 37% को ही आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर आप डालिए, यानी कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन था उसको कम कर दिया कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने। और यहां पर कहा कि दो कैटेगराइजेशन होंगे, कल्चरल और एक नेचुरल रीजन्स। और कल्चरल रीजन जो होगा यहां पर आपको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स बनाने होंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरीज में यहां पर इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया, और जो भी इंडस्ट्रीज रेड कैटेगरी में आती हैं, यानी कि हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, उनको बैन कर दिया जाए। ऑरेंज कैटेगरीज में आने वाली इंडस्ट्रीज को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए, और ग्रीन कैटेगरी में आने वाली इंडस्ट्रीज को परमिशन दी जाए इस वेस्टर्न घाट्स में फंक्शन करने के लिए। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उसके बाद सरकार ने एफिडेविट फाइल करा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सरकार ने एफिडेविट फाइल करा कि वो गदगिल रिपोर्ट को अब कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट को कंसीडर की जा रही है। यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर, क्योंकि इसने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का जो एरिया है इसको काफी ज्यादा घटा दिया और काफी हैवी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। उसके अलावा 2017 में सरकार ने कुछ एरिया को, वेस्टर्न घाट्स के कुछ एरिया को सरकार ने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डाला, लेकिन जितना कस्तूरीरंगन ने रेकमेंड करा था उससे भी कम यहां पर डाला। तो आप यहां पर बता सकते हैं, मेंस के अंदर इस तरह की चीजों को कोट कर सकते हैं कि जब बात हो एनवायरनमेंट के ऊपर कानून बनाना और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की, तो आप बता सकते हैं कि कस्तूरीरंगन ने जितना एरिया बोला था उससे भी कम सरकार ने यहां पर
इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डाला है वेस्टर्न घाट्स में। उसके अलावा अगर केरला में बात करें तो यहाँ पे लगभग 13,000 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाना था, लेकिन 9,000 को ही बनाया है। ठीक है, यानी कि कस्तूरी रंगन ने 13,000 के लिए बोला था और 9,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डाला है। अब करंट स्टेटस यहां पर क्या है, तो यहां पर सरकार ने 2022 के अंदर एक और कमिटी एस्टैब्लिश की थी और जिसका काम क्या है, ये फिजिकल लैंडस्केपिंग करेगी। क्यों भाई? क्योंकि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में आप देखेंगे फॉर्मर रिसोर्स चीफ है और यहां पर आरोप ये लगे हैं कि भाई जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है इसने क्या करा, लैंड सर्वे कर दिया और जो लैंड सर्वे किया गया है वो जो जमीन का नापा गया है कि कितने एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाना है वो सब एरियल सर्वे से कर लिया गया है। यानी कि ऊपर ऊपर से सैटेलाइट्स के थ्रू फोटोज से देख लिया कहां पर कितना एरिया है, कहां पर कितने पेड़ पौधे हैं और उसके हिसाब से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाने की रिकमेंडेशन दे दी गई। तो अब यहां पर सरकार क्या करेगी, फिजिकल लैंडस्केपिंग करेगी, यानी कि प्रॉपर एक एरिया को माइन्यूट तरीके से जाके वहां के वेजिटेशन सारी चीजों को देखेगी, कितना डेंस वेजिटेशन कहां पर है, कहां पर नहीं है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं और उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स के एरिया को। ठीक है, तो अब यानी कि सरकार वेट कर रही है 2022 में जो शुरू करा था प्रोसेस, इसकी रिपोर्ट आ जाए कंडक्ट करने की, फिजिकल लैंडस्केपिंग की। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट करने के बाद सरकार आगे एक्शन लेगी। ठीक है, चलिए, तो आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, स्पेशल क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं जहां पर 6ठी से 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी मैं कवर कर रहा हूं हिस्ट्री की। ठीक है, उसके अलावा प्लस कोर्स में आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 9th से 12th तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की यहां पर पढ़ सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री अभी चल रही है। उसके अलावा अनअकैडमी पर आपको देखने को मिलेगा 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पे। कोड याद रखेंगे, अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो SMK लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। SMK लाइव यहां पर भी देखेंगे तो SMK लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्काउंट लेना है तो। और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी होती है। आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है 1-on-1 मेंटोरशिप के साथ और प्री और टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के साथ। साथ ही में ऑप्शनल के सभी सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, PSIR, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी। बस कोड याद रखेंगे SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव कोड याद रखेंगे। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर की मैगजीन भी लॉन्च हो चुकी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और यूनिक तरीके से चीज़ों को कवर किया जा रहा है, यूज़र फ्रेंडली तरीके से, बच्चों के तरीके से और टैब्यूलर फॉर्म से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, मीम्स के थ्रू चीज़ों को इंटरेस्टिंग और रिलेट करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन को। साथ में ऑफलाइन सेंटर की भी शुरुआत हो चुकी है राजेंद्र नगर में दिल्ली में और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का जवाब हमें लेना है क्योंकि ये अटेम्प्ट हमें करना था। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज नोन एज एलिफेंट माउंटेन्स। तो एलिफेंट माउंटेन्स कहा जाता है अनाईमलाई, जो कि कहां पर आपको यहां कहीं पे मिलेगी जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं। लगभग इस कहीं एरिया पे अनाईमुली आपको माउंटेन रेंज मिलेगी वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसको एलिफेंट माउंटेन्स भी कहा जाता है। और 2011 का ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे यहां पर, जो कि वेस्टर्न घाट्स से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, मेल भी कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।